तो मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में, जहां बात होगी खेल, खिलाड़ी और गांव की। आज हम आपको मिलवाएंगे हिमाचल के एक छोटे से गांव जो मनाली से रोहतांग के रास्ते में आता है, बुरवा की आंचल ठाकुर से। आंचल ठाकुर इंडिया की नंबर 1 वुमेन स्कीयर हैं। उन्होंने 4 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, यूथ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया और लगभग पिछले 10 साल से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेलकम आंचल। थैंक यू सर। आंचल, इस टाइम आप इंडिया की नंबर 1 स्कीयर हैं और 2014 से नंबर 1 स्कीयर हैं। तो आपकी अब तक की स्कीइंग जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैंने स्कीइंग बहुत छोटी एज में शुरू की थी। जब मैं 5 साल की थी, उस टाइम पे तो हमें नहीं पता था कि हम स्कीइंग को अपना प्रोफेशन बना देंगे। बुरुआ में सभी बच्चे स्कीइंग करते थे। हम खेल खेल में फ़न के लिए स्कीइंग करते थे, लेकिन जैसे ही हमने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तब मेरे पापा और मम्मी ने देखा कि कुछ पोटेंशियल है इसमें, ये इस चीज़ में आगे बढ़ सकती है, स्कीइंग में अच्छा कर रही है। तो हमें भी इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ने लगा और मैंने कोशिश की कि मैं स्कीइंग में अपना पूरा 100% दूँ और एक दिन मैं ओलंपिक्स में अपना देश का झंडा लहराऊँ। आंचल, आपका जो फर्स्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप थी वो आप 13 साल के थे, जूनियर एशियन चैम्पियनशिप में आपने पार्टिसिपेट किया। तो एक इतनी कम उम्र में एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो आपको मिला, तो वो एक स्टार्ट आप उसको किस तरीके से देखा आपने? जी, जब मैं पहली बार इंटरनेशनल स्लोप पे गई, तो वहाँ के स्लोप्स देख के और वहाँ के स्कीयर्स का जो लेवल था उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, क्योंकि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ अलग है। वहाँ की टेक्नोलॉजी, जिस तरह से वो विंटर स्पोर्ट्स को देखते हैं, वो बहुत अलग था। और जब हमें पता चला कि वहाँ के बच्चे एक साल में 10-10 महीने ट्रेनिंग करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हमारा मोराल डाउन हो गया था, क्योंकि हम उनसे बहुत पीछे थे। लेकिन पहली बार मैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मेरा ऑनर था। और उसके बाद मैंने ठान ली थी कि आगे से मैं और अच्छा करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं और ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करूँ। इंडिया में, हिमाचल में आपको साल में 3-4 महीने का ही एक विंडो मिलता है जिसमें आप स्कीइंग कर सकते हैं। तो ये गैप कितना एक चैलेंजिंग रहता है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको 8-9-10 महीने का विंडो मिलता है और आप सिर्फ 3-4 महीने प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है कि वो कैसे गैप को ओवरकम करते हैं आप? जी, बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। भले ही हमारे पास बर्फ़ तो 6-7 महीने रहती है। रोहतांग में हमारे पास अक्टूबर नवंबर से कभी बर्फ़ पड़ जाती है, तो अगली साल के जुलाई तक बर्फ़ रहती है। लेकिन प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है। बर्फ़ है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पर भी रिज़ॉर्ट्स बनाए जाए, गवर्नमेंट इस चीज़ में ध्यान दे, तो हमें भी 8-10 महीने आसानी से ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो हमें यूरोप जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ऊपर से बहुत ज़्यादा खर्चा है, इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है। तो मुझे लगता है अगर रिज़ॉर्ट्स यहाँ बनाए जाए तो हम यहाँ पर अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। नहीं तो जो गैप है, इंटरनेशनल स्कीयर्स है जितने भी और देशों के, वो 10-10 महीने ट्रेनिंग करते हैं और हमें सिर्फ 3-4 महीने ट्रेनिंग करने को मिलती है। तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है टेक्निक्स में भी और फिज़िकल फिटनेस में। तो कितना कॉस्ट करता है ये इक्विपमेंट? सर, मेरा अगर इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 5 लाख से ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो 5 लाख कॉस्ट करता है। जी। तो ये आपके एक फैमिली के लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा, इतना एक कॉस्ट को बियर करना, और प्लस और लोगों के लिए भी बड़ा मुश्किल होता होगा जो लोग नहीं इतना अफोर्ड कर सकते हैं। जी। तो जी, बिल्कुल। पहले तो जब मैंने शुरू में स्कीइंग किया था, तो मैंने लकड़ी की स्कीज़ पे शुरू किया था। मेरे कज़िन से मैंने बोरो किया था उन्हें। मेरी जो बुआ है, उन्होंने बना के दी थी मेरे भाई को, तो उन्होंने मुझे स्कीज़ दी थी। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, मैं 7 साल 8 साल की हुई, तो हमें ओरिजिनल स्कीज़ दी गई। तो उससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं थी। उसके बाद कॉम्पिटिशन्स में भी हमें ओरिजिनल स्कीज़ हमें प्राइज़ में मिलती थी। और इसी तरह से जो आगे को अब इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है।
और मेरे पेरेंट्स मम्मी मेरे खेतों में काम करते हैं, सेब बेचते हैं, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उन पैसों से हमारी स्कीज़ आए, हमारी इक्विपमेंट आए और हमें ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाए। तो गवर्नमेंट से अभी तक मुझे कोई फंडिंग नहीं मिली है कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा पाऊँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम ओलंपिक्स के लिए अगर कोशिश करना चाहते हैं तो जितना हम अपनी फैमिली का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उससे नहीं हो पाएगा। अगर ओलंपिक्स का हम देखते हैं 2022 में विंटर ओलंपिक्स के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कितने लगभग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ताकि आप उसको क्वालिफाई कर सकें? जी, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा गैप पड़ गया था। हम लोग कोविड-19 की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं हुई थी। जैसे बाकी देशों के स्कीयर्स तो अपने अपने देशों में स्कीइंग कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास इंटरनेशनल कोचेज़ है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंटरनेशनल कोचेज़ नहीं है। और बर्फ़ तो थी लेकिन हम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाए। लेकिन समर में जितना मेहनत मैं कर सकती थी मैंने अपना 100% दिया अपनी फ़िज़िक पर, और फॉर्चुनेटली जो रिज़ल्ट रहा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वो काफ़ी अच्छा था। मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन अगर मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग मिलती तो मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकती थी। और जो अब अगली साल जो बीजिंग में होने हैं विंटर ओलंपिक्स, उसके लिए जो रेसेस क्वालिफाई करनी है वो 5 इंटरनेशनल फेडरेशन रेसेस हैं और वो पूरी दुनिया के अलग अलग भागों में होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, तो हम क्वालिफाई करेंगे। आंचल, जो स्कीइंग है हिमाचल में सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और हिमाचल में मनाली के आसपास के जो विलेजेस हैं वहाँ पे से काफ़ी प्लेयर्स आते हैं। तो और ज़्यादातर मतलब इवन 100% जो हमारे स्की के प्लेयर्स हैं वो विलेजेस से आते हैं। जी। और विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा है भी नहीं, मतलब नाम मात्र ही है। तो लगता है कि विलेजेस से और प्लेयर्स जो हैं वो स्कीइंग की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है जैसे इंडिया में हिमाचल, उत्तराखंड, गुलमर्ग जैसे वहाँ के जो भी छोटे छोटे गांव है, वहाँ के बच्चे, हर एक बच्चा स्कीइंग करता है, हर एक बच्चा स्नोबोर्डिंग करता है। उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो बचपन से ही इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उन्हें ये एक बहुत एडवेंचरस गेम है, तो उनका जो डर है वो बचपन से ही मिट जाता है। तो बस जो कमी है थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट की है। और अगर हमारे गांव के चारों तरफ माउंटेन्स है, बर्फ़ है, अगर वहीं हमारे नज़दीक में ही कोई चेयर लिफ्ट्स लगा दी जाए और जो बिटर मशीन्स है जिससे बर्फ़ को कॉम्पैक्ट किया जाता है, बस जो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी अगर हमें मिल जाए तो गांव से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को कभी अपना मोराल डाउन नहीं किया। मैं समर में बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ ताकि शायद इसी वजह से कि मुझे कभी ना कभी ये ना लगे कि मेरी हाइट छोटी होने की वजह से कहीं पर भी मेरी परफॉर्मेंस में कोई कमी आए। आपकी कितनी हाइट है आंचल? 150 सेंटीमीटर, मीन्स 5 फीट। हाँ तो जी। कई बारी जब आपको या क्रिटिक्स कहते थे कि आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे या इंटरनेशनल में जो गैप है वो नहीं कवर कर पाओगे, तो कभी ऐसा लगता था कि शायद मेरी अगर कभी ख़राब परफॉर्मेंस हुई है तो इसका यही कारण है, या मैं स्कीइंग छोड़ के कोई और गेम को देखूं या स्पोर्ट्स करूं ही ना? जी मैंने जब कोई मुझे बोल के जाता है कि हाइट छोटी है, वेट कम है, क्योंकि स्कीइंग के लिए वेट हमारे जैसे जितना वेट होगा उतना प्रेशर स्की पर होगा और स्की उतनी फास्ट चलेगी। लेकिन मैंने अपने वेट को कंपनसेट करने के लिए मैंने अपनी टेक्निक पर ध्यान दिया कि अगर मेरी टेक्निक अच्छी होगी तो शायद मेरा जो ये वेट का जो लॉस है वो मुझे उतना नीचे जाने नहीं देगा। अगर हम ओलंपिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो कितने आपको इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अब आपकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद नेक्स्ट कौन सा इंटरनेशनल होगा ताकि आप ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर पाएँ? जी ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए हमें इंटरनेशनल फेडरेशन रेसेस करनी होगी
और वो 5 रेसेस होती है जिनमें हमें 165 से कम पॉइंट्स लेने होते हैं। और जो ये फिश रेसेस होती है ये वर्ल्ड के कोई भी पार्ट में होती है, और उसके लिए जो सबसे बड़ा हर्डल है हमारे पास वो है इतना ट्रैवल का खर्चा, और उससे पहले जो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उस क्वालिफाई करने के लिए, तो ये मुश्किल रहता है। अब आपकी अगर इंटरनेशनल, अब आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किया और कोविड के बाद ये पहला आपका फॉरेन एक्सपोजर था, जी। और इंडिया में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, और अगर आपको इस बार इतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिलता है तो फिर तो ओलंपिक्स में शायद इंडिया से कोई भी क्वालिफाई ना कर पाए। नहीं, क्वालिफाई तो करना है किसी भी हालत में। बस सपोर्ट चाहिए किसी का, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, बस अगर सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। और स्कीइंग के अलावा आपकी लाइफ में क्या है, या स्कीइंग से ही दिन शुरू होता है और स्कीइंग पे ही ख़त्म होता है? स्कीइंग के अलावा मैं पढ़ रही हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और पढ़ाई और स्कीइंग को बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स भी ज़्यादातर विंटर्स में ही होते हैं। तो लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझ पर दबाव नहीं डाला है कि तुम्हें पढ़ना है। पहले उन्होंने हमेशा मुझसे पूछा है कि अगर तुम्हारी प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है तो तुम पहले स्पोर्ट्स पे ध्यान दो, उसके बाद पढ़ाई पे। तो कभी ऐसा हुआ है स्कीइंग के कॉम्पिटिशन्स की वजह से कभी फाइनल एग्ज़ाम्स छोड़ना पड़े हो? जी हुआ है। मेरे 12th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, उस समय मेरा जूनियर नेशनल था उत्तराखंड में। तो मेरे पापा ने मेरे सामने 2 बातें रखी कि आपको अगर नेशनल्स खेलना है तो आपको 12th की क्लास रिपीट करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने नेशनल्स ही चूज़ किए और मैंने रिपीट भी की 12th क्लास। रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप अभी खेलो इंडिया में आपने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो कब से आप सीनियर वुमेन के नेशनल चैंपियन किस साल से बन रही हैं? जी, मेरा पहला सीनियर नेशनल 2014 में था गुलमर्ग में, और तब से जितने भी नेशनल्स हुए हैं हर नेशनल्स में मेरा एक गोल्ड तो हमेशा रहा है। आंचल, आपके फादर इंडिया के पहले ट्रेंड पैराग्लाइडर पायलट हैं, जी। तो और पैराग्लाइडिंग में भी आपका इंटरेस्ट है? जी, मैं पहले से ही चाहती थी कि मैं पैराग्लाइडिंग करूं, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस हमेशा स्कीइंग पे ही रहा है। लेकिन इस बार पिछले साल कोविड-19 में हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिला जो हमने आज तक नहीं की थी, तो मैंने पैराग्लाइडिंग सीखना शुरू किया है अब। आंचल, आपका ब्रदर हिमांशु विंटर ओलंपियन है, तो घर में कभी इस तरह का भी एक कंपटीशन रहता है कि भाई अब ओलंपियन बना है तो मैंने भी ओलंपिक्स में compete करना ही करना है? जी बिल्कुल, ये तो भाई बहन में होता रहता है। कभी हम नेशनल्स में अगर हमारे रिज़ल्ट्स कभी मेरे अच्छे हैं कभी उसके हैं, तो अगर जब मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे हैं तो वो उसके अच्छे नहीं है तो वो मुझे बोलता है पहले तू ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करके दिखा। कि मेरा भी लेवल जो है वही तेरे से बड़ा है, जी जी क्योंकि जी मैं ओलंपियन हूँ। जी 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 बिल्कुल। और आपको हिमाचल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा स्टेट्स अवार्ड है परशुराम अवार्ड, जी वो 2019 में मिला, जी। तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट आपके लिए? अब जो ऐसी ही चीज़, ये ही चीज़ें हैं जैसे परशुराम अवार्ड, हिमाचल गौरव अवार्ड, यही चीज़ें जो हम स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेट करती हैं, और बाकी स्पोर्ट्स पर्सन और अगर कोई और नया जो स्कीइंग में आना चाहता है उनको भी मोटिवेट करते हैं कि हम इस चीज़ में आएँ। और इस वजह से जो इस स्पोर्ट्स को, अगर विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिल रहा है, इसमें लोग आना चाहते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ और नहीं हो सकती। आंचल, आपने यूरोप में काफ़ी ट्रैवल किया है, काफ़ी स्की रिसॉर्ट्स देखे हैं, काफ़ी कंट्रीज़ में गए हैं, तो आपको लगता है कि इंडिया में खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में जी। कि ऐसा पोटेंशियल है कि अगर वहाँ पे रिसॉर्ट्स बने तो वहाँ के जो प्लेयर्स हैं कि वो सिर्फ एक compete ना करें और मेडल्स भी जीत सकते हैं बड़े लेवल पे? जी बिल्कुल, हमारे पास मैं कहती हूँ कि हमारे पास तो हिमालयाज़ है, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे माउंटेन्स है और सबसे ज़्यादा बर्फ़ है हमारे पास। तो अगर एक छोटा सा रिज़ॉर्ट भी एक गांव के नज़दीक में बन जाए तो हमारे पास बहुत सारे एथलीट्स ऐसे आ सकते हैं जो कि बड़े लेवल पे जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और ओलंपिक्स में भी इंडिया को मेडल दिला सकते हैं। 2008 में आपका इंटरनेशनल रेस में ब्रॉन्ज मेडल आया और ये फर्स्ट टाइम था
कि इंडियन स्कीयर का कभी मेडल आया इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके बाद और पहले आपको लगा कि स्कीइंग ज़्यादा पॉपुलर हुई है? जी बिल्कुल। पहले जब हम छोटे थे मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां स्कीइंग करती थी, लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा हो गया था कि लड़कियां अब इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, वो जॉब करना चाहती थी, तो उन्होंने पढ़ाई को चूज़ किया और वो स्पोर्ट्स को छोड़ने लगी थी। लेकिन जैसे ही मेरा मेडल आया और उन्होंने देखा कि जैसे आपने बोला परशुराम अवार्ड मिला और उसके बाद बहुत सारी जॉब्स भी मिली है बहुत सारे बच्चों को हमारे वहाँ, तो इससे बच्चे और ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं और जिन लोगों ने छोड़ दी थी स्कीइंग वो भी स्कीइंग में आ गए हैं और कुछ नए लोग भी स्कीइंग में जुड़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा गवर्नमेंट क्या चीज़ों पे ध्यान दे जिससे विंटर स्पोर्ट्स जो है डेवलप हो सकती है और इससे कुछ एक टेक्निकल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जैसे यूरोप में वो कराते हैं बच्चों को। समर प्रोग्राम्स होते हैं जो जिसमें थ्योरेटिकल स्टडी की जाती है स्कीइंग के। ओलंपिक्स में जाए, देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे कंट्री को, तो हम बेस्ट विशेस देते हैं आंचल को और उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो इनका क्वालिफिकेशन मार्क है उसको पूरा करें और आप लोग स्पोर्ट्स गांव के साथ जुड़े रहें। हम आंचल जैसे और खिलाड़ियों को आपको के पास लेके आएंगे जो एक छोटे से गांव से आते हैं और उस गांव का नाम इंडिया लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे ऊंचा करते हैं सिर्फ अपने दम पर। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन लोगों के पास बहुत मुश्किल से मिलता है। तो और स्पोर्ट्स गांव के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।